नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं विषय इतिहास असाइनमेंट चतुर्थ माह दिसंबर असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध या नहीं है। वे बच्चे इन वीडियोस को देखकर समझकर अपने शब्दों में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल छात्र हित में कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं दिसंबर माह का इतिहास विषय का कक्षा 12वीं के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से कार्य कर रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर है 1857 ईस्वी के महान विद्रोह से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं समन्वित ढंग से कार्य कर रहे थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोह के प्रारूप में उपलब्ध समानता का मुख्य कारण विद्रोह की योजनाबद्ध एवं समन्वय थी तथा लगभग सभी छावनियों में सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह किए गए थे। मेरठ पर अधिकार करने के बाद विद्रोही सिपाहियों का तत्काल राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान करना तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व में संभालने का आग्रह करना आदि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि विद्रोहियों की कार्य पद्धति योजनाबद्ध और समन्वित थी। प्रत्येक स्थान पर विद्रोह का घटनाक्रम लगभग एक जैसा था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भली भांति कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न छावनियों के सिपाहियों के मध्य अच्छा संचार एवं संबंध स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला था, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोहियों की सजा केवल एक हो सकती है और वह थी सजाए मौत। दूसरा बिंदु है, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना की कई टुकड़ियों को रवाना करने के लिए पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिए थे। तीसरा बिंदु है, मई और जून 1857 में पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोहियों में शामिल होने का शक मात्र था। मतलब जिन पर भी शक था उस पर मुकदमा और सजा देने का अधिकार दे दिया गया था। चौथा बिंदु था, अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। अंग्रेजों ने जमींदारों को जागीरें वापस लौटा देने का आश्वासन भी दिया था। यहाँ आने की जगह देने का आश्वासन दिया था, इसे सुधार लेंगे बच्चों। अगला बिंदु है, अंग्रेजों ने संचार साधनों का अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। परिणाम स्वरूप विद्रोह की सूचना मिलते ही वे उचित कार्रवाई करने विद्रोहियों की योजनाओं को विफल कर देते थे। छठवां बिंदु है, नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैन्य टुकड़ियों से अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का कार्य शुरू किया। विद्रोहियों की तरह वह भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी जानते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कोलकाता से तथा दूसरा पंजाब से दिल्ली से हमला हुआ। इस 6 बिंदु बताए गए हैं। प्रश्न में हमसे 5 बिंदु के बारे में पूछा गया। आप इनमें से किन्हीं 5 बिंदुओं को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार उन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं। यह प्रश्न निबंधात्मक है। इस प्रश्न का उत्तर है, विद्रोह की अवधि में तथा उसके बाद भी अंग्रेज एवं भारतीयों द्वारा विद्रोह से संबंधित अनेक विषयों का चित्रांकन किया गया। इनमें अनेक चित्र, पेंसिल चित्र, रेखा चित्र, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट आज भी उपलब्ध है। यह चित्रांकन विद्रोह की विभिन्न छवियों हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पाठ्यपुस्तक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के आधार पर हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले तथा विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का अभिनंदन रक्षकों के रूप में किया गया है। इस संबंध में टॉमस जोन्स
बोरकर द्वारा 1859 ईस्वी में निर्मित द रिलीज ऑफ लखनऊ, जिसका हिंदी अर्थ है लखनऊ की राहत, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सर्वविदित है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह का संभवतः सर्वाधिक भयंकर रूप अवध की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला था। विद्रोही सैनिकों द्वारा लखनऊ का घेरा डाल दिया जाने पर लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सभी ईसाइयों को इकट्ठा करके उनके साथ अत्यधिक सुरक्षित रेसिडेंसी में शरण ले ली थी। रेसिडेंसी पर विद्रोहियों के आक्रमण में हेनरी लॉरेंस की तो मृत्यु हो गई थी, किंतु कर्नल इंग्लिश ने किसी तरह से रेसिडेंस की सुरक्षित रखा। अंत में चार्वल और कैम्पबेल, यहाँ चावल लिखा गया है, यहाँ इसे कैम्पबेल कर देंगे, और जेम्स और टर्की संयुक्त सेनाओं ने ब्रिटिश रक्षा सेना को घेरे से छुड़ाया, विद्रोही रक्षा सेना से घेरे से छुड़ाया और विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने अपने विवरणों में लखनऊ पर अपने पुनः अधिकार का उल्लेख ब्रिटिश शक्ति के वीरतापूर्वक प्रतिरोध तथा पूर्ण विजय के प्रतीक के रूप में किया। जॉन्सवॉर करके इस चित्र में कैम्पबेल के आगमन पर प्रसन्नता के समारोह का अंकन किया गया है। इस चित्र के माध्यम से 3 ब्रिटिश नायक कैम्पबेल और आर्टेम और हैवलॉक को दिखाया गया है। उसके आसपास खड़े लोगों के हाथों में के संकेतों से दर्शकों को ध्यान बरबस ही चित्र के मध्य भाग की ओर आकर्षित हो जाता है। यह नायक जिस स्थान पर खड़े हैं वह पर्याप्त उजाला है, उसके आगे भाग में परछाई है और पिछले भाग में टूटा फूटा रेसिडेंस दिखाई दे रहा है। चित्र में अगले भाग में दिखाए गए सब और घायल इस घेराबंदी में हुए मारकाट के साक्षी हैं। मध्य भाग में अंकित घोड़ों के विजयी चित्र ब्रिटिश सत्ता एवं नियंत्रण की पुनः स्थापना के प्रतीक हैं। इस चित्र का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेज जनता में अपनी सरकार की शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना था। इस प्रकार के चित्रों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि संकट समाप्त हो चुका है, विद्रोह का दमन किया जा चुका है और अंग्रेज अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर चुके हैं। 1857 के सैनिक विद्रोह के 2 वर्ष बाद जो सिर्फ नॉयल बैटल द्वारा बनाया गया चित्र, इस मेमोरियम स्मृति में चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य विद्रोह की अवधि में अंग्रेज विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सहायता को प्रकट करना था। इस चित्र में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एक दूसरे से लिपटा हुआ चित्रित कर रहे हैं, जो कि उन्हें एक रक्षक की भूमिका में दिखाता है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार समस्त कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारण निम्नानुसार है। पहला और तात्कालिक कारण रहा 1857 का। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस थे, जिसे मुंह से चबाना पड़ता था। चलाना लिखा गया, इसे चबाना करेंगे। चबाना पड़ता था और हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने उसे मुंह से चबाने से मना कर दिया था। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, जिसे चर्बी भरे कारतूस भी कहा जाता है। धार्मिक कारण, अंग्रेजों की सुधारवादी नीति ने हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाया। उदाहरण स्वरूप सती प्रथा का अंत, विधवाओं का पुनर्विवाह, ईसाइयों द्वारा धर्म प्रचार आदि घटनाओं ने कट्टर धर्मावलंबियों को सशंकित बना दिया। अंग्रेजों ने भी भारतीय संस्कृति को मिटा देना ही राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभप्रद समझा, क्योंकि इससे भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा अतीत के गौरव की भावना का अंत हो जाएगा। लेकिन अन्य उपनिवेशों के विपरीत अंग्रेज यह भूल गए थे कि भारतीय संस्कृति तथा धार्मिक श्रेष्ठता इतनी प्राचीन और महान थी कि उसे सहसा दबा सकना संभव नहीं था। आर्थिक कारण है, ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया था। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग पर बोझ को बढ़ा दिया था। इसके अलावा मुक्त व्यापार नीति को अपनाने, उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करने और धन के बहिर्गमन आदि कारकों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1857 की क्रांति का सैन्य कारण भी था बच्चों, वह यह है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विस्तार ने सिपाहियों की नौकरी की परिस्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घर से दूर नियुक्तियां प्रदान की जाती थी। सैन्य असंतोष का महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस
अलॉटमेंट एक्ट 1856 था, जिसके द्वारा सिपाहियों की आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भेजने को अनिवार्य बना दिया गया था। 1954 में डाक कार्यालय अधिनियम द्वारा सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई थी। अगला कारण था राजनीतिक कारण। इसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। बगहट और उदयपुर के सम्मेलन को किसी भी तरह से रद्द कर दिया गया और अपने शासक घरानों के अधीन बने रहे। जब डलहौजी की करौली राजस्थान पर व्यगत या डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की तो उसके निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार से यह इतिहास विषय के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों। यदि आप लोगों को यह प्रश्न समझ आ रहे हैं तो इसे समझें और अपने शब्दों में इनका प्रयोग। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए तथा इस चैनल की जानकारी अन्य लोगों तक भी प्रसारित करें ताकि अन्य लोग और बच्चे इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।